जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज में जिसमें हम पीटी 365 जो विजन आईएएस के द्वारा लाया जाता है उसको कवर करने वाले हैं। तो पॉलिटी का जो पीटी 365 है वो रिलीज़ किया जा चुका है, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन से महीने का रिलीज़ किया गया है। इसमें अगर आप देखोगे तो अप्रैल 2024 से लेकर तो अक्टूबर 2024 तक का पीटी 365 रिलीज़ किया गया है। और ये कौन सी एग्ज़ाम के लिए है? तो 2025 की जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब आपको ये पता ही होगा कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस विजन आईएएस के द्वारा जो ये पीटी 365 रिलीज़ की जाती है उसमें से ही हमें देखने को मिलते हैं, और इसीलिए इसमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको अच्छी तरीके से समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने प्रॉपर होलिस्टिक तरीके से जो पॉलिटी है, सब्जेक्ट है, उसको कवर नहीं किया है तो इस पीटी 365 को कवर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए ही बनाई गई है और प्रीलिम्स में ही इसके क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको पहले पॉलिटी को अच्छे तरीके से कवर करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप पीटी 365 पर आइए, जिससे कि आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आ जाएगी और उसी के साथ साथ एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जितना हो सके स्पेसिफिक तौर पर काफ़ी इजीली आपको यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा, और उसी के साथ साथ अगर आपको बाकी भी सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, पॉलिटी इन डेप्थ कवर करना है, तो आप एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एमएम अकेडमी ऐप पर आपको जितने भी कोर्सेस है वो सभी देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो पहला पार्ट आता है इलेक्शंस का, जिसमें हम ये सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद हमें फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर ये देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इश्यूज है वो देखने को मिलते हैं। देन उसी के साथ साथ हमें यहाँ पर जो सेंटर स्टेट रिलेशन है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद हमें यहाँ पर जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो देखने को मिलता है, ट्रिब्यूनल्स देखने को मिलते हैं, जो लेजिस्लेचर बिल्स है, जो इंपॉर्टेंट बिल्स लाए गए थे वो हमें देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ जो बॉडीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उस पर भी हम नज़र डालने वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड है तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं इलेक्शंस पर। तो पहला जो हमारा पार्ट है इलेक्शन, इसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन ये हमें देखने को मिलता है। अब देखिए साइमल्टेनियस इलेक्शन आप सभी को पता होगा, क्योंकि डिटेल में इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या होता है, एक मैं आपको अगर जिस्ट दे दूँ तो इसका मतलब होता है कि देश में हमारे यहाँ पर एक तो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, मतलब पूरे इंडिया के, जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। बाद में होते हैं स्टेट्स के इलेक्शन, जिसे स्टेट लेजिस्लेचर जो इलेक्शंस है, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शंस वो भी कहा जाता है, जिसमें हम चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम जहां पर सेंटर में प्रधानमंत्री है, स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर है, इनके इलेक्शंस क्या हम साथ में कंडक्ट करवाते हैं? नहीं कराते। अभी अगर आपने देखा हो तो हमें जो लोकसभा इलेक्शंस देखने को मिले, उसी के साथ साथ हमें अभी कौन कौन से स्टेट्स में इलेक्शन देखने को मिले थे? हमें हरियाणा में देखने को मिले थे, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिले थे, महाराष्ट्र में देखने को मिले थे, है ना। अब वही अगर हम देखें तो अगले साल और अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं, उसके अगले साल और अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं। तो हमारे यहाँ पर जितने स्टेट्स हैं वहाँ पर अलग अलग साल में उसके इलेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या है कि हम लोकसभा प्लस जो स्टेट असेंबलीज है उन सभी के इलेक्शन साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराए, मतलब कि साथ में कंडक्ट कराए। क्या इसका ये मतलब है कि एक ही दिन में सब इलेक्शन? नहीं। जैसे लोकसभा के भी इलेक्शन हमने एक दिन में कंडक्ट नहीं करवाए थे, फेज वाइज कराए थे, यहां पर भी फेज वाइज रहेगा, लेकिन उसी साल में सभी राज्य, जितने भी स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। अब इससे आपको बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े होने चाहिए कि हमें अक्सर देखने को मिलता है कि जो स्टेट असेंबलीज है वो कई बार कोएलिशन की गवर्नमेंट वहाँ पर बनती है, तो फिर क्या होगा, वहाँ सरकार गिर जाएगी, तो फिर क्या होगा। देन उसके बाद लोकसभा में हमने देखा हुआ है कई बार कोएलिशन की गवर्नमेंट बनती है तो उस समय पर सरकार गिर जाती है, तो क्या होगा। इसी के लिए हमें कुछ अमेंडमेंट्स हमारे संविधान में करने पड़ेंगे, जिससे कि हम इसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं।
अब देखिए, अगर हम मेंस ओरिएंटेड देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती है कि भाई इसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर क्या है, आर्ग्यूमेंट इन अगेंस्ट क्या है, उसी के साथ साथ क्या इसमें किया जाना चाहिए, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ही हम यहाँ पर स्टिक रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे साइमल्टेनियस इलेक्शन, तो रिसेंटली वन नेशन वन इलेक्शन ये जो है ये हमें देखने को मिला, बिल जो है बेसिकली देखने को मिला, और इसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ भेजा गया। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ कब भेजा जाता है, जब इसमें जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो एक्सपर्ट्स है उनकी राय यहाँ पर क्या है, कौन यहाँ पर क्या कहना चाहता है, उसके बाद ये फिर पार्लियामेंट में लाया जाता है। जब बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिलता है कि नहीं, अपोजिशन बोल रहा है कि बहुत ही बुरा है, ये हो ही नहीं सकता, इसमें और ज़्यादा स्क्रूटिनी की ज़रूरत है, तो ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ भेजा जा रहा है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलता है कि भाई जो अमेंडमेंट्स है, जैसे कि इसमें नया आर्टिकल जो है उसको इंसर्ट किया जाएगा, आर्टिकल 82A। इसमें क्या होगा, इसमें साइमल्टेनियस इलेक्शन जब कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है मतलब यहाँ पर क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनके इलेक्शंस यहाँ पर साथ में कंडक्ट कराए जाएंगे, साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराए जाएंगे, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब जैसा मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन रेज किया था कि अगर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब समझ लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ पर अभी लोकसभा में जो हमारे नीतीश जी है वो अगर बोलते हैं कि मोदी जी मेरे को नहीं रहना है आपके साथ, और समझ लीजिए कि एनडीए गवर्नमेंट जो है वो अगर गिर जाती है, हाइपोथेटिकली अगर वो गिर जाती है, तो फिर 5 साल तो उन्होंने पूरा नहीं किया, तो ऐसे समय पर क्या किया जाएगा। ऐसे समय पर जैसे अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि अगर दोबारा इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए, है ना, मतलब समझ लीजिए अभी एट प्रेजेंट मतलब 2024 में अगर नीतीश जी अपना हाथ खींच लेते हैं, है ना, वैसे तो उनके पास फिर भी मेजोरिटी है, लेकिन हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर वो हाथ खींच लेते हैं और उनकी ही वजह से अगर सरकार चल रही है और अगर सरकार गिर जाती है, तो दोबारा इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे। मतलब समझ लीजिए 2024 में 2025 में फिर से इलेक्शंस अगर कंडक्ट कराए गए, तो मतलब जो पहले मोदी गवर्नमेंट थी वो कितने साल रहने वाली थी, 2029 तक, है ना, 24 से 29 तक 5 साल। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो गया 2025 में। अब उसमें जो फिर से इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएंगे, उसमें समझ लीजिए राहुल गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो वो कितने साल के लिए रहेंगे, अगेन 5 साल के लिए। मतलब नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा, 2030 में होगा, 2029 में होने वाला था मगर 2030 में होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो अमेंडमेंट यहाँ पर लाया जा रहा है, इसके तहत क्या होने वाला है कि जो टर्म है उसको प्री मैच्योर डिसोल्यूशन के, मतलब जो कार्यकाल है, जो साल है, वो उतना ही रहेगा इलेक्शन डे का। मतलब कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो 2029 में ही होगा। राहुल गांधी जी अगर बने तो 4 साल के लिए ही बनेंगे, ना कि 5 साल के लिए। तो ये चीज़ हमें इसमें चेंजेस जो है वो बेसिकली देखने को मिलते हैं। तो अमेंडमेंट जो है बेसिकली वो क्या करता है, अनएक्सपायर्ड टर्म, है ना, मिड टर्म जनरल इलेक्शंस के, उसके बारे में बात करता है। अगर डिसॉल्व हो जाती है बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल के पहले अगर डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर क्या होगा, मिड टर्म इलेक्शंस अगर कंडक्ट कराए जाते हैं तो वो ओनली अनएक्सपायर्ड टर्म तक के ही लिए रहेगा। मतलब जो टर्म बेसिकली बची हुई है सिर्फ उतने के लिए राहुल गांधी जी जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। देन 2029 में अगेन इलेक्शंस जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आर्टिकल 172 जो है उसमें भी अमेंडमेंट लाया जाएगा। इसमें क्या है, इसमें डिफाइन करता है अनएक्सपायर्ड टर्म, ठीक है, फुल टर्म फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसा हमने अभी लोकसभा का एग्जांपल देखा, वैसा ही हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी एग्जांपल देखने को मिलता है। देन आर्टिकल 327 जो है उसमें पावर ऑफ पार्लियामेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू स्टेट लेजिस्लेचर, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब साइमल्टेनियस इलेक्शन, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको फास्ट में बताऊँगा क्या बताया गया है। इसमें है कि भाई यहाँ पर जो लोकसभा है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके इलेक्शंस यहाँ पर साथ में साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराए जाएंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो वोटिंग है अक्रॉस द कंट्री फॉर नीड टू बी हैपन सिंगल डे, मैंने आपको कहा था नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये भी फेज वाइज हमें देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको सीधा एग्जाम में आ सकता है कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारे यहाँ पर कब तक हमें देखने को मिले थे। तो ये हमें देखने को मिले थे 1967 तक, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1951, 52, 57, 62 एंड 67, देन उसके बाद ये जो साइकिल है डिसरप्ट हो गई थी। प्री मैच्योर डिसोल्यूशन जो है स्टेट असेंबलीज के वो हमें देखने को मिले थे, एंड लोकसभा जो है उसका हमें डिसोल्यूशन देखने को मिला था 1970 में।
प्री मैच्योर डिसोल्यूशन जो है लोकसभा का हमें सबसे पहली बार देखने को मिला 1970 में, एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हमें देखने को मिलते हैं 68-69 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है, जो रिकमेंड कर रही है वो बॉडी, बेसिकली कौन कौन सी बॉडीज है जिन्होंने कहा था हाँ हमारे यहाँ पर साइमल्टेनियस इलेक्शंस रहने चाहिए, उसमें है 170th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1999 की। देन उसके बाद हमें नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखने को मिली 2002 की। 2015 में भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसकी भी रिपोर्ट आई थी। एंड यहाँ पर वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग जो 2017 का, इन सभी ने कहा था हाँ साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है बहुत अच्छी आइडिया है, ये होना चाहिए। तो ये भी प्रीलिम्स में आपको आ सकता है कि नीचे देखे में से कौन कौन से लोगों ने जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है उसके लिए रिकमेंड दिया था या नहीं दिया था, ऐसे घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट इस पर आते हैं। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन क्या कंडक्ट करवाता है, जितने भी लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शंस है वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके करवाता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज, है ना, नहीं ना, होगा ना कंफ्यूज। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाता है। ये कौन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट करवाता है। ये ध्यान में रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है बेसिकली ये जो पंचायती राज म्यूनसिपालिटीज है उनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो रिसेंटली CAG जो है कर्नाटका रिपोर्ट, उसने ऑब्जर्व किया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शंस में, लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस है उसमें जो बेसिकली डिसएम्पावरमेंट यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि इलेक्शंस काफ़ी डिले होते जा रहे हैं। अब देखिए क्या है ना कि लोकल बॉडीज़ जो है उनकी इलेक्शन सही टाइम पे हो जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर सही टाइम पे नहीं होगा तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन सही टाइम से नहीं हो पाएगा। इसीलिए लोकल बॉडीज़ को भी अगर डेमोक्रेटिकली हमें सशक्त बनाना है तो उसके लिए वहाँ पर भी टाइमली इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहे हैं, डिले हो रहे हैं, ये यहाँ पर देखने को मिला है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको जानकारी जो है वो रहनी चाहिए। ये एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो मैंने आपको कहा पंचायती राज, म्यूनसिपालिटीज़, इनकी इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में इनका योगदान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लाया गया था, उसके तहत हमें जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो देखने को मिली थी, और ये गाडगिल कमेटी जो है उसके द्वारा बताई गई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप ध्यान में रखिएगा। ये अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो इससे आपके मार्क्स जो है वो जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में वो हमें क्या देखने को मिलता है, तो उसमें आर्टिकल है 243 के एंड 243 ZA, ठीक है, ये हमें आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सर्दी रहने की वजह से शायद आपको आवाज़ जो है वो थोड़ी अटपटी सी लगे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर जो सुपरिटेंडेंट्स है, डायरेक्शन है, कंट्रोल है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, कंडक्ट, सब कुछ पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ का वो ये सब करते हैं। एंड उसी आर्टिकल 243 के ये बेसिकली कैंडिडेट जो है जो टेन्योर सर्व कर रहे हैं ऑफिस में वो गवर्नर के द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे। अब जो हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन होते हैं उनका कौन देखता है, उनके राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, है ना। यहाँ पर जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनका गवर्नर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस जो है वो ये देखते हैं। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, नॉट रिमूव फ्रॉम द एक्सेप्ट इन द मैनर ऑन द ग्राउंड प्रिस्क्राइब रोल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट जो होते हैं उनके तहत ही उनको रिमूव जो है वो किया जा सकता है, एंड रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट। जो मैंने आपको अभी कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो है इसको आप हाईलाइट कर लो, मार्क कर दो, जो करना है वो करो, लेकिन ये याद रहना चाहिए। दो चीज़ें मैंने आपको कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ पर जो टेन्योर ये सारी चीज़ें होती है वो गवर्नर के द्वारा देखी जाती है। दूसरा जो मैंने आपसे इम्पोर्टेंट कहा कि रिमूवल जो है वो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और रिमूवल कैसे होता है, जो स्टेट हाई कोर्ट के जजेस है उनका जिस तरीके से रिमूवल हो, मतलब सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस जो है ऑलमोस्ट सेम ही तरीके से रिमूव किए जाते हैं, तो उनका जिस तरीके से रिमूवल हो वही यहाँ पर रिमूवल प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। फंक्शन जो है ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, फंक्शन क्या होता है, डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकल बॉडीज़ के लिए। लोकल बॉडीज़ जो होती है उसके लिए डीलिमिटेशन करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो आंकना।
एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो इंश्योर करना, इलेक्ट्रल रोल्स फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन वो कंडक्ट करवाना, जो यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है SC ST लोकल बॉडीज़ में वो देखना, उसी के साथ साथ जो भी डिस्प्यूट राइज होते हैं लोकल बॉडी इलेक्शन के वो देखना, डिस्क्वालिफिकेशन जो है ऑफ कैंडिडेट वो यहाँ पर देखना। देन उसके साथ जो गवर्नर है उनको बेसिकली एडवाइस करना कि भाई लोकल बॉडीज़ रिफॉर्म जो भी लाने हैं उसमें एडवाइस भी ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसकी देखने को मिलती है। अब आते हैं हम डिलिमिटेशन कमीशन पर। तो डिलिमिटेशन कमीशन बेसिकली क्या है? देखिए, हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन सा बंदा खड़ा है, उसको हम मतलब कौन से बंदे खड़े उसमें से हम वोट करते हैं, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, यह कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना एरिया आता है, ये कौन तय करता है? तो ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके द्वारा देखा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। डिलिमिटेशन कमीशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी हुआ क्या है हाल ही में, क्यों ये न्यूज़ में चल रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें एक केस हुआ है, यहाँ पर राठौड़ साहब का केस है। तो उनके इसमें ये हेल्ड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हमारे यहाँ पर कोर्ट्स है, जो संवैधानिक कोर्ट्स है, उनके पास ये पावर है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके जो ऑर्डर्स होते हैं उसको वो रिव्यू कर सकते हैं, उसको वो रिव्यू कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि आर्बिट्रीली लाए गए हैं। मतलब समझ लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं हाइपोथेटिकल आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ लोग हैं एंड ये यहाँ से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर कुछ लोग हैं। अब हो क्या रहा है ना कि अगर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट है, ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर पार्टी है, उसको ऐसा लग रहा है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना इसमें हम जीत जाते अगर ये वाला भाग इसमें नहीं होता, क्योंकि ये वाले भाग में जो लोग रह रहे हैं ये हमारे अपोज में है। वो हो सकता है रिलीजियस बेसिस पे वो हो सकता है कास्ट बेसिस पे हो, किसी भी बेसिस पे। तो ये जो पर्टिकुलर ये तबका है, ये पर्टिकुलर तबका अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल गया तो यहाँ पर हमारी ही जीत निश्चित है। और इसमें आर्बिट्रीली डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो ऐसा करती है कि भाई ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है इसको हम हमारे ताबे में, मतलब ये अलग कर देते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम अलग कर देते हैं। हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, नॉन टेक्निकल एग्जांपल। तो ऐसा हो जाता है, तो ऐसे समय पर क्या होगा कि ये आर्बिट्रीली किया गया है, तो कोर्ट इसमें दखलंदाजी कर सकती है। तो यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट्स एंड बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। सीट्स फिक्स करनी है एंड टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है उसको फिक्स करना है हर स्टेट लोकसभा के लिए, असेंबलीज के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है हाई पावर्ड बॉडी की तरफ दिया जाता है इसको, जिसको डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कहा जाता है। अब इसमें कंपोजिशन क्या होता है डिलिमिटेशन कमीशन का? इसमें हमें जो पर्सन जिसके पास, मतलब जो बेसिकली जज हो ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये चेयरपर्सन हमें देखने को मिलते हैं, मतलब जो हो या रहा हो, है ना। और उसी के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है, जो नॉमिनेट किए जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, वो देखने को मिलते हैं। एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, ये हमें लोग देखने को मिलते हैं। तो इसमें कौन है ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपने नहीं याद किया तो आपके मार्क्स जा सकते हैं, पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये लोग होते हैं इसमें अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है अंडर आर्टिकल 82 डिलिमिटेशन जो है किया जाता है एक अथॉरिटी के द्वारा, पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन। तो पार्लियामेंट के हाथ में भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली देखोगे तो आप दी जाती है। इंडिया में ऐसी जो डिलिमिटेशन कमीशन है 4 बार कॉन्स्टिट्यूट की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कितनी बार की गई है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया भी है 1952, 63, 73, 2002 इतने में देखने को मिला। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जी नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क यह है कि अगर कोई संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसका जिक्र हमें हमारे आर्टिकल में देखने को मिला, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। लेकिन जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है, किसी एक्ट के थ्रू। तो ये एक्ट के थ्रू है, इसलिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिलिमिटेशन कमीशन का डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाता है, कोई किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये हम एट प्रेजेंट डिसीजन जो है बेसिकली ये यहाँ पर देखने को मिला था।
ठीक है। तो ये चीज़ मॉडिफिकेशन जो है परमिसिबल है इसमें, ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं ईवीएम वीवीपैट पर। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अभी कंट्रोवर्सी जो है वो देखने को मिली है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस ईसीआई, सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट जो है फुल क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम्स यहाँ पर वीवीपैट मशीन से ये यहाँ पर नकार दिया। होता क्या है इसमें आपको पता ही होगा, जो हमारी ईवीएम मशीन होती है जिसमें कैंडिडेट्स के काफ़ी सारे नाम लिखे होते हैं, उसमें से किसी भी कैंडिडेट को अगर आपको वोट करना है तो आप बटन दबाते हो और आप देखते हो कि जो साइड में एक वीवीपैट मशीन रखी हुई है, तो वीवीपैट मशीन के अंदर आपको जिसको आपने वोट किया है वो एक दिखाई देता है, लेकिन क्या वो आपको स्लिप हाथ में मिलती है? नहीं। तो क्या होता है ना कि कुछ परसेंटेज कि भाई वीवीपैट जो ईवीएम है वो मैच हो रहे हैं या नहीं, कुछ परसेंटेज यहाँ पर देखे जाते हैं मैच हो रहे हैं। लेकिन ये कहा गया था क्योंकि अभी ईवीएम में धांधली हो रही है, ऐसा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब ऐसा चर्चाएं हो रही है अपोजिशन के द्वारा, जिसको खारिज काफ़ी लोगों ने किया। इनफैक्ट जो अपोजिशन के इंडिया अलायंस के लोग हैं उन्होंने ही खारिज किया। कई जगहों पर उन्होंने कहा कि भाई जब आप इलेक्शन हार जाते हो तो आप ईवीएम को दोष देते हो, जब जीत जाते हो तो वहाँ पर वाह भाई वाह डेमोक्रेसी की जीत हुई है। लेकिन खैर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईवीएम पर इतना जो दबाव बनाया गया तो उसके वजह से ये कहा गया था कि जितने भी वीवीपैट है सभी का क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए ईवीएम के साथ। तो इसी को नकार दिया कि भाई टाइम कितना जाएगा उसमें, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिल रही है। तो ईवीएम जो है इज़ अ पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर मशीन, है ना। ये बेसिकली क्या है, जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए डिज़ाइन की गई है और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक जो लिमिटेड है उसके द्वारा ये सप्लाई की जाती है। किसको सप्लाई की जाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, है ना। और ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड किसके अंडर में आती है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हमें इसके अंडर में देखने को मिलती है। और कौन सा राज्य पहला था जिसने लागू किया? गोवा जो है वो फर्स्ट था जिसने वीवीपैट जो है सभी ईवीएम के साथ यूज़ किया था 2017 में। और वीवीपैट जो है फुल्ली डिप्लॉय किया गया 2019 में लोकसभा जनरल इलेक्शंस के लिए। तो 2019 के पिछले जो इलेक्शंस हुए थे उस दौरान जर्नी अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके की हमें देखने को मिलती है इसकी। तो 1982 ईवीएम जो है पहली बार यूज़ किया गया केरला में। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है 1989 जहां पर अमेंडमेंट किया गया ईवीएम यूज़ के लिए। ईवीएम जो है अडॉप्ट किया गया फॉर जनरल इलेक्शंस, ये यूज़ किए गए 2004 से। 2013 में यहाँ पर कोर्ट ने मैंडेट किया कि वीवीपैट जो है वो भी यहाँ पर होने चाहिए। एंड 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली रूल किया, चंद्रबाबू नायडू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 5 ईवीएम पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली सेगमेंट पार्लियामेंट में उनको वीवीपैट वेरिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो वेरिफिकेशन यहाँ पर हमें देखने को मिला था 2019 की इसमें। और यहाँ पर कहा गया कि सभी इसमें मैंडेटरी होना चाहिए, तो ये मना कर दिया गया। इसमें 3 यूनिट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है बैलेट यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और होता है वीवीपैट। तो बैलेट यूनिट जैसे बटन्स होते हैं, कीज़ होते हैं, वो कीबोर्ड की तरह फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें कंट्रोल यूनिट जो है वो देखने को मिलता है ना। कंट्रोल यूनिट जिसको मास्टर यूनिट कहते हैं। देन उसके बाद हमें वीवीपैट जो है वो देखने को मिलता है, जहाँ पर वीवीपैट के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जिसको वोट किया वोट उसी को गया या नहीं गया। एडवांटेजेस भी काफ़ी सारे हैं कि भाई बैटरी रनर डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल पावर सप्लाई। देन उसके बाद यहाँ पर इनवैलिड वोट है तो निगेट कर सकते हैं। देन उसके बाद मोर देन 4 वोट्स पर मिनट, ये भी नहीं, ऐसा नहीं कि कोई आया भाई बटन दबा खट, बटन दबा खट, बटन दबा खट, बटन दबा खट, ऐसा भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। एक ना काफ़ी मतलब एक कॉमेडियन है, उनके द्वारा एक जोक कहा गया था कि भाई जो कांग्रेस है वो कहती है कि आप पंजे को बटन दबाओ, पंजे को बटन दबाओ। जो शिवसेना है, जब उन्होंने जोक किया था उस समय पर शिवसेना स्प्लिट नहीं हुई थी, तो शिवसेना कहती है कि धनुष्य बाण को आप धनुष्य बाण का बटन दबाओ। बीजेपी ये सब नहीं कहती, बीजेपी कहती है कि आप कोई भी बटन दबाओ। खैर ये उनके द्वारा जोक किया गया था क्योंकि उस पर काफ़ी सारा ऐसा था कि बीजेपी सब वोट ले रही। लेकिन ये भी आप ध्यान में रखिए कि ईवीएम जो है लाया गया था कब? 2004, है ना। तब से लेके 10 साल तक किसने रूल किया था? यूपीए गवर्नमेंट जो है उन्होंने रूल किया था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती है। जब हैकेथॉन लाया गया था उस समय पर भी कहा गया कि भाई आप आकर इसको बताओ, लेकिन किसी ने हैक नहीं कर पाया वो मशीन को।
तो ये चीज़ है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो बूथ कैप्चरिंग जो है वो नहीं होती है, क्योंकि पहले बूथ कैप्चरिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी। देन उसके बाद यहाँ पर नो पॉसिबिलिटी ऑफ वोटिंग, मतलब है ना, क्लोज होने के बाद। देन उसके बाद प्री प्रोग्राम ईवीएम जो है वो भी नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलता है। इलेक्शंस के दौरान आपने देखा होगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू किया जाता है। अब जो एमसीसी है ये काफ़ी वायलेट किया जा रहा है इलेक्शन के दौरान, ऐसा भी सुनने में आया, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान काफ़ी सारे ऐसे कंडक्ट लाए जाते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन स्टिल काफ़ी सारे लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। ऑलमोस्ट सभी पार्टीज करती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली के जो इलेक्शंस हुए उसमें जो वहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर है, नहीं केजरीवाल जी नहीं, आतिशी जी जो चीफ मिनिस्टर है, उनके द्वारा भी उन पर भी लगाया गया कि भाई आपने जो गवर्नमेंट मशीनरीज है उनका इस्तेमाल किया आपके खुद के प्रचार के लिए, वो भी नहीं किया जा सकता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसका 1960 में हमें जेनेसिस जो है वो देखने को मिलता है। फर्स्ट स्टेट असेंबलीज केरला में इंट्रोड्यूस किया गया। तो ईवीएम एंड ये एमसीसी ध्यान में रखिएगा। नेचर जो है ये गाइडलाइन सेट करता है बेसिकली कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या नहीं किया जाना चाहिए, ये यहाँ पर वो करता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो उसके लिए ये सब कुछ देखने को मिलता है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अथॉरिटी लेता है इसमें से कि भाई, और ये कब से कब तक होता है, जब इलेक्शन के डेट अनाउंस किए गए वहाँ से लेके इलेक्शन ख़त्म होने तक, नहीं इलेक्शन के रिजल्ट्स आने तक। ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसमें इलेक्शन की डेट अनाउंस जब कर लेते हैं वहाँ से लेके रिजल्ट आने तक एमसीसी जो है वो लागू रहता है। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन डजेंट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड अबाउट एमसीसी, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करता है ना, लेकिन ये पावर जो है वो लेते हैं। अप्लीकेबल सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये सब के लिए, मतलब इसके लिए होता है। एंड ये ध्यान में रखिएगा आप किस किस के लिए अप्लाई होता है, ये भी क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अप्लाइज टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, देयर कैंडिडेट्स एंड पोलिंग एजेंट्स, गवर्नमेंट इन पावर एंड ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आप सोचोगे भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का क्या लेना देना है, अगर आया किस किस पर एमसीसी लागू होता है, आप सोचो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का क्या लेना देना है इससे, नहीं, उन पर भी लागू होता है। एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड आफ्टर एमसीसी एनफोर्स्ड। तो एनफोर्स होने के बाद क्या क्या होता है कि भाई कोई पॉलिसी जो है जो एकदम पब्लिक को होता है ना भाई, नहीं तो सोचिए आप इलेक्शन के अभी वोटिंग है परसों, और एकदम से मैं लेकर आ जाऊँ कि लाडली बहन योजना, जिसमें मैं महिलाओं को फ्री में 1,500 हज़ार रुपये 2,000 हज़ार रुपये अकाउंट में डाल दूंगा, या फिर मैं लेकर आ जाऊँ कि सबके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे, मैं लेकर आ जाऊँ कि सबको नल से एकदम ज़बरदस्त पानी जो है वो मिल जाएगा, मैं लेकर आ जाऊँ कि जितने भी ऑटो ड्राइवर्स है सबके अकाउंट में मैं पैसा डाल दूंगा, सबकी बेटियों की जब शादी होगी उनको फ्री में पूरी शादी जो है मैं करवा दूंगा। ये जो चीज़ें हैं ये लोगों के माइंड में बैठ जाती है, और इसकी वजह से होता क्या है ना, इसके वजह से लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर ड्यूरेशन जो है वो क्या होता है, तो ड्यूरेशन जो है जब इलेक्शन अनाउंस किए गए, जैसे मैंने आपको कहा, और रिजल्ट अनाउंस होने तक रहता है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि भाई यहाँ पर कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, मतलब कोई एक्ट के थ्रू नहीं है, तो लोग जो है कई बार इसको वायलेट कर देते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड, क्योंकि भाई अगर किसी ने कर भी दिया, जैसे कि नहीं है अलाउड आपको गवर्नमेंट मशीनरीज का इस्तेमाल करके आपकी पार्टीज़ का प्रमोशन करना अलाउड नहीं है, लेकिन कर भी दिया, क्या फ़र्क पड़ा, जेल में डालेंगे, नहीं डालेंगे। ये सारी चीज़ें हमें इशू जो है वो देखने को मिलता है। देन फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो आप पब्लिश नहीं कर सकते हो, कैरेक्टर असैसिनेट नहीं कर सकते हो, लेकिन ये सारे जो चीज़ें हैं उसको करप्ट प्रैक्टिस के अंडर में देखा जाता है ना। तो ये अलग से अगर कुछ किया जा रहा है जो ऑलरेडी हमारे यहाँ पर कानून बनाया गया है वो बात अलग है, लेकिन एमसीसी के तौर पर जैसे डीपीएसपी है, डीपीएसपी वो एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन कुछ कानून बनाए गए हैं जो डीपीएसपी में है, उसके तहत आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी वायलेट हुआ है इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। इसी तरीके का ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं लोकसभा इलेक्शंस। अब रिसेंटली क्या हुआ है, 2024 में लोकसभा इलेक्शन जो है वो हेल्ड किए गए। लोकसभा इलेक्शन के बारे में अगर हम देखते हैं तो टेरिटरी रिप्रेजेंटेशन जो है लोकसभा में हर एक मेंबर जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया को ये करता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूंसी कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये कौन आंकता है, अभी हमने डिस्कस किया डिलिमिटेशन कमीशन, है ना। ये जो है इसमें 1 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है, ये सब तो आपको पता ही है। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है हमारे यहाँ पर, और कैंडिडेट जो मेजॉरिटी वोट्स सिक्योर करता है उसको इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें समझ लीजिए कोई कैंडिडेट है, ठीक है, अलग अलग कैंडिडेट है, एक को वोट मिले हैं समझ लीजिए 5,000,
ठीक है, एक को वोट मिले हैं समझ लीजिए 4,500, और नोटा है, नोटा मतलब नन ऑफ दी अबव, उसको अगर वोट मिल गए हैं 10,000, तो जीतेगा कौन? यहाँ तो जीतना चाहिए नोटा, लेकिन नोटा नहीं जीतता है। तो ऐसे सिनारियो पे होना क्या चाहिए कि भाई दोनों कैंडिडेट लोगों को पसंद नहीं, तभी तो नोटा को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, तो इसीलिए फिर से इलेक्शन कंडक्ट। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पर अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, जिसको मैक्सिमम वोट मिले 5,000 वो जीत जाता है। अब लोकसभा का टेन्योर जो है 5 साल का एट प्रेजेंट देखने को मिलता है हमको। एट प्रेजेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो आ गया वन नेशन वन इलेक्शन तो वो उसमें प्री मैच्योर डिसोल्यूशन जो है वो उसमें कंसिडर किया जाएगा। प्रेसिडेंट जो है वो ऑथोराइज है कि भाई लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5, लेकिन वो मनमानी कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट मेरा मन कर रहा है यार डिसॉल्व कर दूं, ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं, वो उनकी मेजोरिटी जानी चाहिए। मेजोरिटी गई तो प्रेसिडेंट जो है वो कर सकते हैं, है ना, बिफोर कंप्लीट, एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखिए स्टेटमेंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेटमेंट अगर आपको ऐसा का ऐसा आ गया, प्रेसिडेंट अथॉरिटी डिसॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 years एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट, तो ये आप गलत स्टेटमेंट मार्क नहीं कर सकते, ये आपको सही स्टेटमेंट मार्क करना पड़ेगा। ऐसा ही खेला हो सकता है आपके साथ एग्जाम में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और नेशनल इमरजेंसी के दौरान इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ये हमको पता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 324 से 329 में हमें पार्ट 9 में इसका जिक्र जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आर्टिकल 329B रिसेंटली हुआ क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 329B जो है इसको इन्वोक किया है टू लिमिट जुडिशियल इंटरवेंशन इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, क्या है ये कि भाई जुडिशियल प्रोसेस जो है उसमें इंटरवेंशन कम होना चाहिए। इसके तहत होता क्या है, नो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी क्वेश्चनड। कोई भी इलेक्शन जो यहाँ पर पार्लियामेंट का है, स्टेट लेजिस्लेचर का है, वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उस पर क्वेश्चंस रेज नहीं हो सकते हैं एक्सेप्ट थ्रू इलेक्शन पिटीशन जो प्रिस्क्राइब लॉ के तहत हमें देखने को मिल रही है बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। तो मतलब क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो अगर हो तो ही आप कोई भी अगर धांधली जो भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं वो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी ये क्वेश्चन नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन यही जो है इसको यहाँ पर क्या किया है, इलेक्शन कमीशन ने इन्वोक किया आर्टिकल 329 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट टू लिमिट जुडिशियल इंटरवेंशन। कि भाई हर छोटी छोटी बात तो आ जाते हो यार, क्या बच्चे वाली बात है क्या? इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिली है। एंड यहाँ पर अगर आप देखो सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें ECI ऑफिशियल नोटिफाइज द इलेक्शन प्रोसेस, कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन। यहाँ पर क्या है कि वंस ECI ऑफिशियली नोटिफाइज द इलेक्शन प्रोसेस, एक बार नोटिफाई कर दिया ना उसके बाद कोर्ट जो है वो इंटरवीन नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अंडर RPA भी अगर हम देखेंगे इसमें भी क्या है कि वैलिडिटी, किसी भी इलेक्शन की वैलिडिटी जो है वो चैलेंज या क्वेश्चन नहीं की जा सकती है एक्सेप्ट इलेक्शन पिटीशन जो है वो फाइल करने के। तो इलेक्शन पिटीशन में, इलेक्शन में कोई भी धांधली है सब कुछ अगर लगता है, इलेक्शन पिटीशन आपको दाखिल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इलेक्शन पिटीशन जो है फाइल किए जाते हैं स्टेट हाई कोर्ट, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जिस पे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हो, या अगर सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। देन उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किसी कैंडिडेट के द्वारा, है ना, फाइल्ड बाय एनी कैंडिडेट और एन इलेक्टर रिलेटिंग टू इलेक्टरल इलेक्शन पर्सनली। तो ये किसी के भी द्वारा फाइल किया, ऐसा नहीं कोई कैंडिडेट है उसी के द्वारा फाइल किया जाएगा, ऐसा नहीं है, कोई भी फाइल कर सकता है। इलेक्टर मीन्स जो यहाँ पर वोट करने के काबिल है। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल के बच्चे के नाम पर पिटीशन जो है वो दाखिल कर दी। अब नॉमिनेशन जो है इलेक्शन में, उसके बारे में यहाँ पर हमें चीज़ देखने को मिल रही है। रिसेंटली कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट हुआ अनअपोज्ड टू लोकसभा एज दी नॉमिनेशन पेपर ऑफ द अपोजिट कैंडिडेट जो रिजेक्ट कर दिया गया था रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। क्या है ना, क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि भाई कोई कैंडिडेट, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो खड़े हैं, ठीक है, बहुत कितने भी आप खड़े रह सकते हो, कोई भी खड़ा रह सकता है। अभी लोकसभा के दौरान ये बहुत सारी चीज़ें निकली थी। एक कॉमेडियन है श्याम रंगीला, उन्होंने भी कैंडिडेचर भरा था मोदी जी के खिलाफ, लेकिन उनका भी रिजेक्ट हो गया। तो उन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो मोदी जी पर डाल दिया कि भाई डिक्टेटरशिप है और वो मुझे इलेक्शन जो है, चुनाव जो है वो लड़ने नहीं दे रहे हैं, है ना। लेकिन कई बार अगर आपके बेसिकली आपने जो भरा है फॉर्म उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। और अगर रिजेक्ट हो गया, समझ लीजिए यहाँ पर सभी के रिजेक्ट कर दिए गए, तो ये अकेला बचा। अब अकेला बचा तो ये कोई अपोज में नहीं है, तो ये तो विजेता हो ही गया, है ना। ऐसा हमें गुजरात में देखने को मिला था कि भाई विजेता ऑलरेडी घोषित हो चुका था।
तो ये चीज़ मतलब देखने को मिली, इसके ही लिए यहाँ पर जो बेसिकली रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉमिनेशन जो है इलेक्शन में क्या होता है, सेक्शन 33 जो है आरपीए का, इसके तहत जो वैलिड बेसिकली नॉमिनेशन जो है ये आपको फाइल करना पड़ता है कि भाई मुझे इलेक्शन लड़ना है, उसके लिए आप नॉमिनेशन फाइल करोगे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कैंडिडेट जो है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी शुड हैव वन प्रपोजर, एक प्रपोजर का होना ज़रूरी है कि भाई हाँ ये इसका नाम मैं प्रपोज कर रहा हूँ हमारे पॉलिटिकल पार्टी से कि ये हमारे चुनाव में हमें हमारी पार्टी को ये बेसिकली देखने वाले हैं। एंड कैंडिडेट जो है इंडिपेंडेंट एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी वो बाय 10 प्रपोजर्स, ये ध्यान में रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉमिनेशन पेपर आप फाइल करते हो उसमें अगर आप बीजेपी की तरफ से खड़े होना चाह रहे हो, कांग्रेस की तरफ से खड़े होना चाह रहे हो, ठीक है, तो जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, नॉन टेक्निकल अगेन, अगर मैं बता रहा हूँ कि समझ लीजिए विकास दिव्य कीर्ति सर जो है वो अगर उनको बीजेपी की टिकट जो है वो मिल जाती है और बीजेपी की तरफ से मिल जाती है, क्या अगर उनको दी जाती है तो वो बीजेपी की तरफ से लड़ेंगे, तब उनके लिए कौन आएगा, एक प्रपोजर रहेगा नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए, ठीक है। समझ लीजिए अवध ओझा सर जो है वो खैर वो अभी नहीं कर सकते, वो तो आम आदमी पार्टी में, तो बीजेपी के कैंडिडेट के लिए कैसे करेंगे, यही जोक था। तो एक प्रपोजर जो है वो वहाँ पर लगेगा। और दूसरा, अगर इंडिपेंडेंटली कोई खड़ा होना चाहता है, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, अनरिकॉग्नाइज पार्टी से अगर खड़े होना चाहता है तो 10 प्रपोजर जो है उसके लिए लगेंगे, ठीक है। शुड बी इलेक्टोरल फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रपोजर्स रहने चाहिए, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो खड़े होना चाह रहे हैं। सेक्शन 33 ऑफ आरपीए 51 जो है ये भी नॉमिनेशन की प्रक्रिया के साथ डील करता है। वैलिड इन्फॉर्मेशन आपको भरनी चाहिए, अगर वैलिड इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं होगी तो आपका नॉमिनेशन खारिज हो जाएगा। नॉमिनेशन खारिज हो जाएगा तो आप इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे। और अगर सभी का खारिज हो जाता है, एक ही कैंडिडेट अगर बचता है, तो वो अनअपोज विनर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि भाई इलेक्शन कैंडिडेट जो है राइट टू प्रिवेसी एज रिगार्ड टू मैनर विच आर नो कंसर्न टू वोट। अगर वोटर कोई इन्फॉर्मेशन है जो उसको नहीं देना है और वोटर को भी उसका कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शादी हुई है या नहीं, अगर नहीं भरना है, प्राइवेसी रखनी है, ठीक है, तो ये रखा जा सकता है। सेक्शन 36 ऑफ आरपीए प्रोवाइड स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन एंड एम्पावर रिटर्निंग ऑफिसर टू रिजेक्ट नॉमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्ट्स अगर है तो रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है, उसके पास ये पावर है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है रीपोलिंग। अब ईसीआई ने रीपोलिंग जो है वो कंडक्ट किया लोकसभा इलेक्शन वेरियस पोलिंग स्टेशन मणिपुर अरुणाचल प्रदेश में। प्रोविजन जो है बेसिकली क्या है, रीपोलिंग जो है वो ज़रूरत क्यों पड़ती है कि भाई नेचुरल कैलेमिटी कोई आ गई, वायलेंस हो गया, जहाँ पर सही से पोलिंग नहीं हो पाई, तो वहाँ पर रीपोलिंग जो है वो की जानी चाहिए, तो वहाँ पर ही की जाती है। वोटिंग मशीन जो है वो अगर डिस्ट्रक्ट हो गई है ना, बूथ कैप्चरिंग हो गई है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस दौरान री पोलिंग जो है वो की जाती है। देन आता है साइलेंस पीरियड पर। साइलेंस पीरियड बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है स्टेट्स वेयर लोकसभा इलेक्शंस हेल्ड। लोकसभा इलेक्शंस अगर कहीं कंडक्ट किए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किससे रिलेटेड है ना, ऐसा टर्मिनोलॉजी आ सकती है, शायद आपने नहीं सुना हो। साइलेंस पीरियड जो है वो क्या होता है, ऑब्जर्व किया जाता है स्टेट में जहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिए उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर अगर लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं तो वहाँ पर साइलेंस पीरियड रहेगा। साइलेंस पीरियड अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकल कैंपेनिंग जो है वो बैन कर दी जाएगी वोटिंग के पहले। 48 आवर जो है वोटिंग डे उसके पहले ही हो जाता है, इसलिए 48 आवर्स के पहले आपको कोई ऑटो घूमते हुए नहीं दिखेगा कि इसको वोट करो, ये चिन्ह या चिन्ह वाला वोट करा, ऐसा कुछ दिखेगा नहीं आपको। एंड आफ्टर पोलिंग एंड्स, ठीक है, ये ख़त्म होता है। सम प्रोहिबिशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेक्शन प्रोहिबिट करता है डिस्प्लेइंग एनी इलेक्शन मैटर, आप नहीं कर सकते हो। टेलीविज़न कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हो, एंटरटेनमेंट कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर सेक्शन 126 जो है वो प्रोहिबिट करता है कंडक्टिंग एग्जिट पोल्स भी नहीं ले सकते हैं। ओपिनियन पोल जो है वो प्रोहिबिट करता है डिस्प्लेइंग रिजल्ट ऑफ एनी ओपिनियन पोल ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि भाई अगर आपने समझ लीजिए कि इलेक्शन के एक दिन पहले, ठीक है, कल इलेक्शन है, आज एक दिन पहले अगर आपने मतलब डाल दिया कि भाई इतने लोग जो है वो कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लोग अरे बाप रे, मतलब ये कैंडिडेट आने वाला है चुनकर, तो इसी को वोट करो ना, फिर हमारा वोट क्यों वेस्ट हो, ऐसा आप नहीं कर सकते इसके लिए।
देन वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी, एक कैंडिडेट जो है मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे राहुल गांधी जी जो है वो भी मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हुए थे। तो इस तरीके से एक कैंडिडेट जो है मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर खड़ा होता है तो उसके लिए क्या है, तो यहाँ पर अभी आया है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि इसके बारे में जो मैटर है वो आप खुद देखो भाई, है ना। मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उससे कॉन्टेस्ट करना, इस पर आते हैं डेल्ट विथ RPA 1851। तो इसमें हमें चीज़ें देखने को मिलती है। इस एक्ट के तहत कोई भी लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी कैंडिडेट जो है वो कॉन्टेस्ट कर सकता है अंटिल 1996। 1996 तक क्या था भाई, 1996 तक ऐसा था कि एक कैंडिडेट है वो भारत के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हो सकता था, कितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से, कोई लिमिट उसके लिए नहीं थी। मगर अब यहाँ पर चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं कि अब यहाँ पर सबसेक्शन 33 RP आ जाता है, अलाउ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम 2 सीट्स, 2 सीट्स। अब प्रॉब्लम क्या है, आप बोलोगे क्या प्रॉब्लम है अगर ज़्यादा भी सीट से खड़ा रह रहा है तो क्या ही उसमें दिक्कत है। उसमें दिक्कत जो है ना, दिक्कत बेसिकली ये है कि समझ लीजिए अभी राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर रायबरेली से भी खड़े हैं, अगर समझ लीजिए कि वो नासिक से भी खड़े हैं, समझ लीजिए अगर वो यवतमाल से भी खड़े हैं, फिर उसके बाद वायनाड से भी खड़े हैं, बहुत सारे इससे खड़े हैं। अब चुनकर वो आएंगे, सभी से चुनकर आ गए, सभी जगहों से चुनकर आ गए। 5 सीट से खड़े थे, 5 में से अब चुनकर आ गए। अब उनको जाना तो एक ही सीट से है, मल्टीपल सीट से अगर आ गए तो ऑब्वियस है ना कि अगर उनको एक सीट चुननी पड़ती है, कोई भी बाकी से रेसिग्नेशन देना पड़ता है। मतलब अब जो बाकी थे, यवतमाल था, नासिक था, रायबरेली था, ये सारी जो जगह है ये तो वैकेंट हो गई, वहाँ फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ रहे हैं, फिर से सरकार का खर्चा हो रहा है, मतलब हमारी जेब से जो पैसा जा रहा है उससे खर्चा हो रहा है। तो एक कैंडिडेट जो श्योर नहीं था कि वो चुनकर आएगा या नहीं आएगा उस सीट से, उसके एक कंफर्मेशन के लिए, उसके कंफर्मिटी के लिए, उसके कंफर्ट के लिए हम ज़बरदस्ती पैसा पे करें, ये कहाँ का न्याय हुआ। तो ये चीज़ जो है वो इससे लड़ने के लिए ये चीज़ की गई थी। सेक्शन 70 जो है, कैंडिडेट कैन होल्ड ओनली 1 सीट एट ए टाइम, जैसा मैंने आपको कहा कि एक ही हो सकता है। दस इफ कैंडिडेट विन 2 सीट्स बाय इलेक्शन नेसेसरी फ्रॉम द सीट वैकेंट, जैसा अभी राहुल गांधी जी ने वायनाड की सीट छोड़ दी थी, जहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो फिर से इलेक्शन कंडक्ट करके वो जीती है, फिर से इलेक्शन हुए ना वहाँ वायनाड के वहाँ पर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन होम वोटिंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पर होम वोटिंग जो है प्रोवाइड की थी 2024 के इलेक्शन में, पहली बार हुआ था, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेप इन लाइन विद द इलेक्शन कमीशन मोटो नो वोटर इज लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी वोटर पीछे नहीं छूटना चाहिए, इसलिए होम वोटिंग भी की जानी चाहिए। इसमें क्या हुआ, वोटिंग फ्रॉम होम टेक प्लेस थ्रू पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट से होगा, और सीक्रेसी ऑफ वोटिंग जो है वो भी रहेगी। बेनिफिशियरी कौन कौन कर सकता है, तो जो PWDs है, जो 40% बेंचमार्क, जो डिसेबल्ड लोग हैं, 40% का बेंचमार्क उन्होंने क्रॉस अगर कर रहे हैं तो वो यहाँ पर घर से वोट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन जो 85 ईयर्स के ऊपर है वो भी यहाँ पर पोस्टल बैलेट से वोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टेप जो लिए गए कि भाई फॉर्म M जो है कश्मीरी माइग्रेंट्स का वो हटा दिया गया, बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर की गई जो आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हो। जो इतना ये नहीं है, प्रॉक्सी वोटिंग हमें देखने को मिलती है, ये अलाउ करता है डेलीगेट हिज वोटिंग राइट टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नॉमिनेट अवेलेबल टू सर्विस वोटर्स, जो सर्विस वोटर्स होते हैं उनके लिए अवेलेबल है कि प्रॉक्सी वोटिंग के बाद मेरे जैसे होता है ना, हम स्कूल में होते हैं कि भाई मेरे उसका मैं आज एग्ज़ाम लेक्चर बंक कर रहा हूँ तो मेरी प्रॉक्सी मार देना, तो वो उसके नाम का जैसी नाम आया मयूर मोगरे, तो मैं तो गया नहीं हूँ, दोस्त बोल देगा प्रेजेंट सर, तो मेरी प्रेजेंट ही लग गई। उसी तरीके से यहाँ पर होता है प्रॉक्सी वोटिंग, मतलब मैं वोट करने के लिए जा रहा हूँ, मैं किसी को भेज रहा हूँ, वो रिलेटिव ही होंगे, मैं भेज रहा हूँ, बोल रहा हूँ मेरा ये कैंडिडेट को कर देना, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। पोस्टल बैलेट अगर आप देखोगे तो ये अलाउ वोटर्स पोस्ट से सेंड करना, है ना, ये देखने को मिलता है। स्पेशल वोटर, सर्विस वोटर्स, वोटर जो इलेक्शन ड्यूटी पर है वो सब इससे वोट करते हैं। अब सर्विस वोटर में कौन कौन है, जैसे ये सर्विस वोटर है अवेलेबल है मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर ऑफ पुलिस फोर्सेस, पोस्ट आउटसाइड इंडिया जो इंडिया के बाहर है, मेंबर ऑफ फोर्स टू विच आर्मी एक्ट इज अप्लीकेबल। तो ये सब हमें इसमें देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पर फॉर्म 17C आता है।
इलेक्शन कमीशन ने बोला सुप्रीम कोर्ट कि भाई डू नॉट परमिट शेयरिंग ऑफ फॉर्म 17C डेटा जो यहाँ पर है। बेसिकली क्या है, फॉर्म 17C जो है एसोसिएट करता है विद दी डायरेक्शन अंडर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल। फर्स्ट पार्ट इन्फॉर्मेशन जो नंबर है उससे प्रोवाइड करता है भाई एलिजिबल वोटर जो है जो बूथ पर आए, है ना, रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं, किन्होंने वोट नहीं करना ये समझा, नॉट अलाउड टू वोट, किन किन को वोट करने को अलाउ ही नहीं किया गया। तो ये कुछ उसमें होता है, तो ये कुछ इतना खास एग्ज़ाम के लिए नहीं है। देन यहाँ पर ब्रेल सिग्नेच जो है वो देखने इलेक्शन डिपार्टमेंट ने पुदुचेरी के यहाँ पर जो ब्रेल सिग्नेज है वो यहाँ पर दिया है इंग्लिश तमिल इन इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन सभी पोलिंग स्टेशन पर। जो विजुअली इम्पेयर्ड है, ब्लाइंड वोटर्स है, उनको भी इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। कॉन्फिडेंटली किसको देना है इलेक्ट्रल प्रोसेस में। इलेक्टर अगर डिज़ायर करता है तो उसको एक कंपेनियन लाने का अभी भी अधिकार है, ऐसा नहीं है कि उसको मजबूरन अकेले ही जाकर वोट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें फर्स्ट पार्ट में देखने को मिलती है हमारे PT 365 के पॉलिटी सेक्शन के। तो चलिए आते हैं हम अब सेकेंड पार्ट पर, जो कि फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट की बात करता है। उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंटरनल इमरजेंसी की। देखिए इमरजेंसी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इमरजेंसी हमेशा न्यूज़ में हमें देखने को मिली है। और अभी क्यों न्यूज़ में चल रही है, क्योंकि 2024 जो है ये 50th ईयर था सिंस द इंटरनल इमरजेंसी ऑफ जून 1975। 1975 में आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी जी जो है उनके द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी, जिस पर जो कंगना रनावत है उनके द्वारा एक मूवी भी लाई जा रही है और लाई गई है, एक्चुअली रिलीज़ हो चुकी है। अगर आपने देखी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। तो यहाँ पर उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, और इसी वजह से, क्योंकि क्या है ना कि इमरजेंसी के ऊपर कंटिन्यूसली जो अपोजिशन है, मतलब अपोजिशन इन द सेंस जो अभी सरकार में है, तो वो इस पर बात करते रहते हैं और इसके लिए ब्लैक पेपर इस तरह की चीज़ें जो है वो अक्सर लाई जाती है। तो यहाँ पर ये अभी जब 50th ईयर हो रहा है, इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इमरजेंसी क्या होती है, देखिए इमरजेंसी के बारे में अगर हम देखें तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, हमारी जो इमरजेंसी लगती है तो उसमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाते हैं। हमारे पास कई सारे फंडामेंटल राइट है। अभी मैं जो बोल पाता हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। कहीं भी सेटल में हो सकता हूँ, क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये सस्पेंड हो जाते हैं। कब? जब इमरजेंसी हमारे देश में देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली नेशनल इमरजेंसी जब देखने को मिलती है उस समय पर। तो ये कहाँ से हमने लिया हुआ है, क्योंकि देखिए हमने क्या किया है, हमने हमारे संविधान की कई सारी चीज़ें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, एडॉप्ट की है। तो यहाँ पर ये अगर हम देखते हैं तो वेइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है जर्मनी का, वहाँ से हमने ये चीज़ जो है वो ली है। अब पॉलिटी के अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं MM अकेडमी पर, तो इजीली आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी, कैसे याद करना है वो भी मैंने उसमें ट्रिक बताई हुई थी। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस जो है आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक हमारे जो 18 पार्ट है उसमें दिया हुआ है। और यहाँ पर जो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, जो प्रोविजंस है, ये है सोवेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी जो हमारे देश की उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर टाइप ऑफ इमरजेंसी हम देखें तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि नेशनल इमरजेंसी, जो आर्टिकल भी इसका जिक्र किया हुआ है, प्रेसिडेंट्स रूल है ना, प्रेसिडेंट का जो रोल लगाया जाता है स्टेट में लगाया जाता है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 360 में बात की गई है। नेशनल इमरजेंसी, वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन, किसी ने अगर हमला कर दिया है उस समय पर हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, या आर्म्ड रिबिलियन जिसको इंटरनल इमरजेंसी जो है वो भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट्स रूल मतलब कोई स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है, उसको हम कहते हैं कि भाई प्रेसिडेंट्स रूल वहाँ पर लगा दिया गया। फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अगर थ्रेट है, उस समय पर हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में अगर थ्रेट आता है तो उस समय पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। प्रोसीजर क्या है नेशनल इमरजेंसी लागू करने का, ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर सीधे सीधे आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। प्रोक्लेमेशन जो है दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए, मतलब कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगानी है दोनों ही हाउसेस से ये पास होना चाहिए। और दोनों ही हाउसेस से पास कितने दिन में होना चाहिए? 1 महीने के अंदर अंदर। 1 महीने के अंदर अंदर लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों ही हाउसेस से ये पास हो जाना चाहिए। और ये एक बार अप्रूव हो जाता है, मतलब समझ लीजिए एक बार ये लागू हो गया तो कितने दिन के लिए रहेगा? 6 महीने के लिए रहेगा, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए रहेगा। और ये
और अगर हमको लगता है भाई थ्रेट है तो क्या करना पड़ेगा, और 1 महीने के अंदर अंदर हाउस से पास करना पड़ेगा। देन और कितने दिन के लिए रहेगा, 6 महीने के लिए रहेगा। ऐसा कब तक जा सकते हैं, ऐसा इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए जा सकते हैं। ऐसा कब तक जा सकते हैं, तो हम इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए जा सकते हैं, पार्लियामेंट्री अप्रूवल हर 6 महीने में ले लेकर। ये जो है ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर मेजोरिटी तो लगती है, दोनों ही हाउसेस की, लोकसभा राज्यसभा दोनों ही हाउसेस से पास होना चाहिए, लेकिन पास कौन सी मेजोरिटी से करना है उनको, स्पेशल मेजोरिटी से पास करना है। स्पेशल मेजोरिटी आप सभी को पता ही होगा, है ना। तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ये बेसिकली होता है, प्लस हाफ ऑफ दी जो है स्टार्टिंग में उनका अप्रूवल लगता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो लोकसभा है ये मतलब एक्सटेंड भी किया जा सकता है ना, इसको एक्सटेंड भी होता है। लोकसभा इज डिसॉल्व ड्यूरिंग इमरजेंसी, तब क्या होगा, लोकसभा जो है अगर वो डिसॉल्व हो गया इस दौरान, तो यहाँ पर जो प्रोक्लेमेशन है 30 डेज तक सर्वाइव करेगा फ्रॉम फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा। मतलब समझ लीजिए अभी मोदी जी की सरकार है, अब इमरजेंसी आई, मोदी जी की सरकार गिर गई, उस समय पर क्या होगा, नई जो सरकार बनेगी, समझ लीजिए राहुल गांधी जी सरकार बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, 30 दिन तक फर्स्ट सिटिंग जो रहेगी 30 दिन तक वो लागू रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हो। रिवोक हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, हटाना है तो प्रेसिडेंट जो है वो रिवोक कर सकते हैं किसी भी समय पर जब उनको लगता है उस समय पर, और यहाँ पर पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा जो है उनको रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सिंपल मेजोरिटी के साथ, मतलब लागू करना है तो दोनों ही हाउसेस को स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, रिवोक करना है लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा, प्रेसिडेंट जो है वो उसको थम्स अप दे देंगे। देन यहाँ पर चेंजेस जो है इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी 44th अमेंडमेंट जो लाया गया था, क्योंकि जब इंदिरा गांधी जी थी उस समय पर काफ़ी ड्रैकोनियन तरीके से जो चेंजेस है वो किए गए थे। जब उनसे पूछा गया था कि भाई कैबिनेट के द्वारा कहा जाना चाहिए इमरजेंसी के बारे में, क्योंकि उस वक्त रिटन रिकमेंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो ओरली जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं ही कैबिनेट हूँ। ऐसा हमें जो अभी कंगना रनावत जी की मूवी है उसके दृश्य में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बेसिकली सबसे पहली चीज़ लाई गई भाई रिटर्न अप रिकमेंडेशन जो है वो रहना चाहिए ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एडवाइस बाय कैबिनेट, कैबिनेट के द्वारा। एमपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन पूछा गया था, रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बहुत सारे लोगों ने सही किया कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का रिटर्न रिकमेंडेशन लगता होगा, लेकिन नहीं, कैबिनेट का लगता है। ये होती है स्पेसिफिक पढ़ाई, स्पेसिफिक पढ़ाई करना ज़रूरी है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो है वो तो हमारे चले जाते हैं, लेकिन हमारे जो आर्टिकल 20 एंड 21 है, मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आप किसी को भी आर्बिट्रीली अगर किसी को आप प्रोवोक करना चाह रहे हो, किसी को भी लेना चाह रहे हो, तो वो नहीं, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, सभी को जेल में ठूस दिया गया था, है ना, अलग अलग तरीके से जिंदगियाँ जो है वो छीनने की कोशिश, ये सब कुछ हो रहा था। तो पर्सनल लिबर्टी जो है, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, ये भी नहीं जानी चाहिए। तो ये इंटैक्ट रहेगा भली इमरजेंसी हो ना हो। टर्म ऑफ लोकसभा जो है बैक टू 5 years फ्रॉम 6 years बाय अमेंडिंग 83 एंड 172, ये भी यहाँ पर किया गया था। तो चेंजेस जो है क्या क्या किए गए थे वो यहाँ पर बताया गया है। अब 275 जो है वो भी रिमूवल। जुडिशियल रिव्यू जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई पहले ऐसा था कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा सीधा जो पार्लियामेंट कहेगी वो होगा, लेकिन अब जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी यहाँ पर लाया गया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हम आते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ पर। अब देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर 5 में से इसको स्टार देने हैं तो मैं इसको 10 स्टार दूंगा इंपॉर्टेंस के मामले में। आप समझ रहे हो, मतलब होता है ना कि वो एक कहने के लिए जो होता है 100% ही, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा तीव्रता दिखाने के लिए हम कहते हैं 200% काम हो जाएगा। मतलब वो इतनी अश्योरिटी दे देते हैं कि एकदम ही, तो इसमें भी 5 स्टार में से 5 स्टार ही दिए जा सकते हैं, लेकिन तीव्रता दिखाने के लिए कि भाई कितना ही इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं यहाँ पर इसको 10 स्टार जो है उसमें कंसिडर कर रहा हूँ। और इस पर मैंने 3D एनिमेटेड सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जो यूट्यूब पर फ्रीली भी अवेलेबल है, वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसके क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे। क्योंकि इसमें जो महाराष्ट्र में अभी हुआ था, जो शिवसेना अलग हुई है, एनसीपी अलग हुई है, तो उस सिलसिले में
बहुत सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में उसमें कवर किया हुआ है। तो वो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो वीडियो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि ज़रूर देखिए, आपको उससे बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये मतलब ये कुछ भी नहीं लगेगा उसके सामने। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 10th शेड्यूल जो है उसके बारे में रिट पिटिशन जो है उसको डिसमिस किया। एंटी डिफेक्शन लॉ अगर हम देखें तो बेसिकली क्या है कि एमएलए डिसक्वालीफाई हो जाना। अब देखिए क्या है कि समझ लीजिए अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूँ और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, कांग्रेस जो है वो आइडियली सही काम नहीं कर रही है और मुझे आइडियोलॉजिकली चीज़ें जो है वो नहीं पट रही है। अब कांग्रेस ने वहाँ पर बोल दिया कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसके खिलाफ वोट करना है, लेकिन अगर मुझे वन नेशन वन इलेक्शन बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पार्टी लाइन के अगेंस्ट में मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे डिसक्वालीफाई जो है वो कर दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या है तो वो कहाँ पर डिसाइड की जाएगी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है हाउस के। मतलब एक हम देखते हैं लोकसभा जो है वहाँ पर कौन होते हैं, वहाँ पर होते हैं कौन होते हैं, वहाँ पर स्पीकर होते हैं। और वही राज्यसभा अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर कौन होते हैं, वहाँ पर चेयरमैन होते हैं। तो उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब डिसक्वालिफिकेशन जो है वो कब कब होता है, अगर कोई वॉलंटरीली अपनी मेंबरशिप जो है पार्टी की मेंबरशिप छोड़ रहा है। मतलब समझ लीजिए अभी अवध ओझा सर है, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, वो अगर बन जाते हैं, उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, चुनकर आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार, जिस राजा बनने के लिए मैं पॉलिटिक्स में आया था, लेकिन ये तो पार्टी लाइन के अपोजिट में मुझे जाने ही नहीं दे रहे हैं, ये तो मतलब मेरा मजाक बनता जा रहा है। मैं हर वक्त बात करता था राजा बनने की, राजा बनने की, यहाँ पर जो प्रजा है वो भी नहीं बनने दिया जा रहा है, यहाँ पर तो उससे भी बुरी तरीके से रखा जा रहा है। तो मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना है, मैं यहाँ पर पार्टी चेंज कर रहा हूँ। तो वॉलंटरीली उन्होंने छोड़ दिया, तो उनकी वो मेंबरशिप जो है वो उससे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर पार्टी ने कहा कि एक पर्टिकुलर चीज़ में वोट करना है, लेकिन वो उसके अपोजिट में जाकर वोट करते हैं, एब्सटेन कर देते हैं, तब भी, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वन नेशन वन इलेक्शन का। और इंडिपेंडेंट मेंबर जो होते हैं, जो बिना किसी पार्टी के चुन कर आते हैं, अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं तो भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्योंकि बट ऑब्वियस है कि अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब उनको पैसा शायद मिला होगा और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी सत्ता बनाने के लिए यहाँ पर काम कर रही है, तो इससे भी उनको डिसक्वालीफाई जो है वो किया जा सकता है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं, एक जो नॉमिनेट होकर आए हुए हैं, है ना, जो नॉमिनेशन के साथ आते हैं, वो अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने होने के 6 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं। रूल देखिए आप किस तरीके का है। एक इंडिपेंडेंट इंसान अगर डायरेक्ट ज्वाइन कर लेता है, इमीडिएटली ज्वाइन कर लेता है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन एक नॉमिनेटेड इंसान वो 6 महीने के अंदर ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई जो है वो किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी मर्ज करने के लिए अलाउ कर सकते हैं 2/3। मतलब समझ लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के 30 लोग हैं, तो इसका 2/3 कितना हुआ, 2/3 हुआ 10, 20 लोग। 20 लोग अगर जाकर किसी और पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तो वो जो 20 लोग हैं ये डिस्क्वालीफाई होंगे क्या? क्योंकि अगर समझ लीजिए एक कोई व्यक्ति है, जैसा मैंने आपको कहा अवध ओझा सर है, वो अगर इसमें से निकलकर बीजेपी में उनको प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिल जाता है तो बीजेपी में अगर चले जाते हैं, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई जो है वो तो हो ही जाएंगे। लेकिन अगर 20 लोग चले जाते हैं, मतलब समझ लीजिए आतिशी भी चली गई, अवध ओझा सर भी चले गए, फिर उसके बाद उसमें जितनी भी आम आदमी पार्टी में 20 लोग जो है वो अगर छोड़कर चले गए, तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे क्या? नहीं, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, लेकिन मर्ज होना पड़ेगा। यही चीज़ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था महाराष्ट्र में, क्योंकि जहाँ शिवसेना थी, जो एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना है अभी, वो जब मेन जो उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना है उसमें से अलग हुए थे, उस समय पर उन पर यही सवाल गढ़े जा रहे थे, उनको डिस्क्वालीफाई करने की बात की जा रही थी। भले ही वो 2/3 से ज़्यादा थे, लेकिन बात ये की जा रही थी कि आपने किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है निकल कर आ रहा था, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई करने की बात की जा रही थी। बाकी जो क्यों नहीं हुए वो काफ़ी डिटेल में मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई 2/3 जो है वो लेजिस्लेटर उनके फेवर में रहना चाहिए। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और देखिए, यहाँ पर ना एक मुझे प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगी कि इसमें जो ये PT 365 इसमें बोला गया 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर्स आर इन फेवर। बेसिकली अगर आप ओरिजिनलिटी में देखोगे ना, इसमें लेजिस्लेटर नहीं है, कंसिडर लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर मतलब कौन है? लेजिस्लेटर मतलब है जो चुन कर गए हुए लोग हैं, चुन कर गए हुए लोग हैं, है ना,
वो, लेकिन एक्चुअल में जो 2/3 जो मर्ज होना चाहिए ना, वो लेजिस्लेटर नहीं, वो पार्टी मेंबर जो है उनका समर्थन रहना चाहिए। और यही चीज़ जो है ये आपको उस वीडियो में सही से समझने को मिलेगी। एक होती है पार्टी विंग, एक होती है लेजिस्लेटिव विंग किसी पॉलिटिकल पार्टी की। आम आदमी पार्टी जो है, अब आम आदमी पार्टी है, उसमें एक है लेजिस्लेटिव विंग और एक है पार्टी विंग। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो पार्टी का एडमिनिस्ट्रेशन देख लिए, लेकिन उनके लेजिस्लेटर वहाँ पर नहीं है। और लेजिस्लेटर कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि सोचिए ना, अगर सिर्फ लेजिस्लेटर का ही चाहिए तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर हो जिसके समझ लीजिए 3 ही मेंबर्स हैं, 3 ही लेजिस्लेटर्स हैं, 3 ही लोग चुनकर गए हैं, तो ऐसे समय पर इसमें से 2/3 मतलब कितने चाहिए रहेंगे? 2 लोग। उसमें से 2 लोग अगर चले गए तो फिर वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। इसके लिए यहाँ पर लेजिस्लेटर्स नहीं, यहाँ पर पार्टी विंग के जो है वो सही देखने को मिलता है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उससे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसमें भी मुझे गलती जो है वो दिखाई दी है। अभी कंसिडर भले लेजिस्लेटर का ही किया जाता है, महाराष्ट्र इलेक्शन में भी लेजिस्लेटर का कंसिडर किया गया और इसी पर बवाल हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो है, ये सारे प्रोनाउंसमेंट उसके हमें देखने को मिले। देन हम आते हैं यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली क्या है कि अभी हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर क्या है, एक बैलेट बॉक्स होता है, उसमें कुछ नाम लिखे होते हैं, उसमें से किसी एक को हम चुनकर देते हैं, वोट करते हैं, फिर उसको अगर ज़्यादा मत मिल जाते हैं तो क्या होता है, वो चुनकर आ जाता है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर आप देखोगे तो क्या इस तरीके से होता है? नहीं, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से इलेक्शन होता है। हमारे यहाँ जो राज्यसभा में इलेक्शंस होते हैं क्या वो इस तरीके से होते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लोकसभा के भी लिए लाया जाए, ऐसा कहा गया। तो इसलिए आपको डिफरेंस यहाँ पर पता रहना चाहिए। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पास दी पोस्ट जो हम अभी यूज़ करते हैं लोकसभा के लिए कि भाई जाओ आप वोट करो, और अभी बोला जा रहा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाना चाहिए। इसमें ज्योग्राफिकल यूनिट अगर हम देखते हैं, कंट्री को स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट जिसको कॉन्स्टिट्यूंसीज कहा जाता है उसमें डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन के इसमें हमने अच्छे तरीके से उसको कवर किया है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसको डिमार्केट किया जाता है एज अ कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है, उसको डिमार्केट किया जाता है। एंड एंटायर कंट्री में भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें एंटायर कंट्री को भी एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो लिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखते हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है हर कॉन्स्टिट्यूंसी से। यहाँ पर मोर देन 1 रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी इलेक्ट होकर आ सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। अब ये कैसे आ सकते हैं, इसके लिए मैंने राज्यसभा के मेंबर्स किस तरीके से इलेक्ट होकर आते हैं उस पर वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, उससे आपको ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। वोटिंग प्रोसेस अगर हम देखते हैं तो वोटर जो है वो कैंडिडेट को वोट करता है, यहाँ पर पार्टी को वोट करता है, यहाँ पर पार्टी को वोट किया जाता है। सीट जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है कि मोर देन मतलब टू गेट मोर सीट्स देन वोट इन द लेजिस्लेचर, विनिंग कैंडिडेट जो है वो मेजोरिटी 50+ उसको सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसको परसेंटेज वाइज सिक्योर करना पड़ता है हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स। यहाँ पर एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं यूएसए में, यूके में, कनाडा में, इंडिया जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसमें हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यूज़ करते हैं। इजराइल में, नीदरलैंड में हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखते हैं। बेनिफिट क्या है, सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, भाई जाओ जिसको वोट करना है उसको वोट करके आ जाओ, है ना। यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट जो है उसको फैसिलिटेट करता है। यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन जो है ऑल पार्टीज़ का यहाँ पर रहता है। इससे क्या है, जो माइनॉरिटी पार्टीज़ है उनको भी एक फेयर ट्रीटमेंट मिलती है। नहीं तो अभी अगर आप देखोगे लोकसभा के इसमें जो माइनॉरिटी पार्टीज़ है उनको इतना क्या बोलते हैं हम, इतना इम्पोर्टेंस या फिर इतना रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिलता है फर्स्ट पास दी पोस्ट में। कंसर्न्स अगर हम देखते हैं तो अंडर रिप्रेजेंटेशन, जो मैंने अभी आपको कहा अंडर रिप्रेजेंटेशन होता है, और यहाँ पर फ्रैगमेंटेड जो लेजिस्लेचर है, मल्टीपल स्मॉल पार्टीज आ जाएगी, इससे भी एक धांधली जो है, इंस्टेबिलिटी जो है वो आ सकती है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लिस्ट सिस्टम, देन मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये हमें देखने को मिलता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोटर जो है कैंडिडेट को रैंक करते हैं इन दी सीक्वेंस, जैसा हमें राष्ट्रपति के इसमें देखने को मिलता है। प्रेसिडेंट कैसे चुनकर आते हैं वो भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। MM अकेडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए क्या है, अगर सलमान खान, ठीक है, सलमान खान है,
देन उसके बाद जो शाहरुख खान है SRK, देन उसके बाद जो कंगना है, ठीक है, एंड समझ लीजिए कि हमारे ये है परेश रावल है, ठीक है। इतने लोग खड़े हैं। अब मुझे अगर वोट करना है तो नॉर्मली क्या होगा, अगर ये 4 लोग एक कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हैं लोकसभा के लिए, हम क्या करते हैं कि भाई मुझे शाहरुख खान को वोट करना है तो मैं शाहरुख खान को कर दूंगा, मुझे कंगना को करना है तो मैं कंगना की बटन दबा दूंगा। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, मुझे प्रेफरेंस देना है, मुझे वोट सभी को करना है, चारों को करना है, लेकिन प्रेफरेंस वाइज देना है। जैसे कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस अगर है कंगना, ठीक है, सेकेंड प्रेफरेंस है परेश रावल, थर्ड प्रेफरेंस है SRK, फोर्थ प्रेफरेंस है सलमान। तो मेरा ये हो गया। किसी और ने सलमान खान को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, शाहरुख खान को सेकंड प्रेफरेंस दे दिया, देन उसके बाद परेश रावल को थर्ड, कंगना को फोर्थ, इस तरीके से दिया। तो यहाँ पर क्या होगा अब कि कितने लोगों ने कंगना को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है वो परसेंटेज निकाला जाएगा। ऐसे देखा जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा किसको मिला है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस अगर शाहरुख खान को दिया है तो शाहरुख खान फर्स्ट नंबर पर आएंगे। फिर प्रोपोर्शनली ऐसा होगा जो सबसे लास्ट आएगा, सबसे लास्ट उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसके वोट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और ये और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू, काफ़ी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। वो समझने के लिए आप पॉलिटी का पूरा कोर्स जो है, या फिर आप ये देख सकते हो यूट्यूब पर भी आपको प्रेसिडेंट जो है, जो काफ़ी पुराना वीडियो है वो आपको दिख जाएगा, उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है। या फिर राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चुनकर आते हैं वो भी वीडियो आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब में हमें देखने को मिलता है। देन लिस्ट सिस्टम आती है, वोटर्स वोट फॉर द पार्टी। यहाँ पर पार्टी कैंडिडेट्स नहीं होते, पार्टी के लिए वोट किया जाता है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी मेंटेन करता है जर्मनी, न्यूजीलैंड, इसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मिक्स्ड वाला यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली मिक्स प्रोपोर्शनल में एक स्टेबिलिटी जो है मेंटेन रहती है। इसमें सीट्स फील्ड बेस्ड ऑन वेरियस पार्टीज परसेंटेज ऑफ वोट्स, पार्टीज़ के जो परसेंटेज ऑफ वोट है उस पर रहता है। तो ये अलग अलग टाइप है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर 2.4 में पार्लियामेंट्री कमिटीज़। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और इसमें भी पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सॉरी, मुझे सर्दी है तो क्या है ना कि आपको माइक में जो एक अलग तरीके की आवाज़ जो है वो आ रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। रिसेंटली लोकसभा जो है उसने एक मोशन मूव किया टू फॉर्म द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी, ठीक है। इसके लिए लोकसभा ने एक मोशन मूव किया। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की अगर हम बात करें तो कमिटीज़ जो अपॉइंट या इलेक्ट की जाती है बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर्स, जो कि स्पीकर के डायरेक्शन में काम करते हैं, वो होती है कमिटीज़। वेरियस कमिटीज़ होती है ना। एड हॉक कमेटी भी होती है, स्टैंडिंग कमेटी भी होती है। एड हॉक मतलब क्या है कि टेम्प्रेरी बेसिस पर बनाई जाती है, जब काम है बना ली, बाद में उसको ख़त्म कर दिया। स्टैंडिंग कमिटीज़ मतलब जो परमानेंट होती है। इसमें रिपोर्ट जो हाउस या स्पीकर के सामने सेक्रेटरीट यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वहाँ से इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। और अथॉरिटी जो है आर्टिकल 105 से वो लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 105 जो प्रिविलेजेस है एमपी के, 118 से लेते हैं, जो अथॉरिटी देता है टू रेगुलेट द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो इसमें से ये पूरी अपनी पावर जो है वो डिराइव करते हैं। टाइप अगर हम देखें, जैसा मैंने आपको कहा, एडहॉक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी। एडहॉक मतलब स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉइंट की जाती है, काम खत्म, ये खत्म, कमेटी खत्म। देन रेलवे कन्वेंशन कमेटी, अलग अलग कमेटीज़ बनी थी। स्टैंडिंग कमेटी ये परमानेंट कमेटीज़ होती है, जो कि टाइम टू टाइम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। फाइनेंशियल कमेटी हो गई, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ हो गई, है ना। इसमें कमिटीज़ की अगर हम डिटेल देखें, रिसेंटली जो न्यूज़ में थी उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये न्यूज़ में थी। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है 1921 को सबसे पहले इस्टेब्लिश की गई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखिएगा। देन यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है उसके लिए, इसमें 22 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। फंक्शन क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको यहाँ पर ऑडिट कर सके। नेक्स्ट है एस्टीमेट कमेटी। यहाँ पर फर्स्ट टाइम 1950 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, आज़ादी के बाद। मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी आज़ादी के पहले, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के दौरान। और इसमें 30 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम लोकसभा। मतलब एस्टिमेट्स कमेटी जो है उसमें राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं क्या, नहीं होते हैं, ध्यान में रखिएगा।
देन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी काफ़ी न्यूज़ में थी। इसमें यूनियन एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर जो है इन यूनानिमसली रिइलेक्टेड एज चेयरपर्सन ऑफ पर्सन कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसमें 1976 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत, और हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए उसके लिए की गई थी। और मेंबरशिप जो है 30 की है, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, और उसी के साथ साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये उससे आते हैं चुनकर। फंक्शन क्या है, प्रोग्रेस जो यहाँ पर ली है हिंदी ने फॉर ऑफिशियल पर्पस उसके लिए देखना करना। एंड कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ राज्यसभा, प्रिविलेज कमेटी जो है राज्यसभा की 12 अपोजिशन एमपीज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट डिसरप्शन ऑफ हाउस ऑफ प्रोसीडिंग्स इसके लिए लाई गई। कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस अगर हम देखते हैं तो जो भी यहाँ पर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है उसका अगर उल्लंघन किया जाता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए ये जो कमेटी है वो लाई जाती है। और इसमें स्पेशल राइट्स एंड इम्यूनिटीज़ जो है वो ग्रांट किए गए हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एमपीज़ को। इसमें 10 मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा चेयरमैन, नॉमिनेटेड होते हैं सब के सब, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर नॉमिनेटेड है कहाँ पर इलेक्टेड है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है। प्रिविलेज कमेटी जो है इसमें 15 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय स्पीकर। चेयरमैन जो है कमेटी का अपॉइंटेड बाय राज्यसभा चेयरमैन अमंग द मेंबर ऑफ कमेटी। कैबिनेट कमेटी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 8 कैबिनेट कमेटीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर में, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कंडक्ट ये प्रोवाइड करता है। डिसीजन मेकिंग स्पेसिफिक एरियाज़ में वो ये देखता है, ठीक है। इसमें ओनली कैबिनेट मिनिस्टर जो है वही होते हैं, नॉन कैबिनेट मिनिस्टर आर नॉट डिबार्ड। इसमें अगर आप देखोगे तो कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट है ना, कैबिनेट नाम है, कैबिनेट नाम है, स्टेटमेंट आ जाएगा कैबिनेट कमेटी में सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स ही अलाउड होते हैं। हो गया ना ख़त्म। आपको लगा कैबिनेट कमेटी है वही अलाउड होते होंगे, नहीं भाई, वो डिबार्ड नहीं है, दूसरे लोग मोस्टली होते हैं। सेक्रेटरीट ऑफ द पार्लियामेंट, इसमें एज अ पार्लियामेंट कंप्लीट 75 ईयर्स, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट जो है कस्टडियन ऑफ प्रोसीजर लेजिस्लेटिव नॉलेज ऑफ द 2 हाउसेस। तो सेक्रेटरी ऑफ द पार्लियामेंट ये भी आपको पता रहना चाहिए, आर्टिकल 98 सेपरेट सेक्रेटरीट स्टाफ रहता है, ठीक है, पार्लियामेंट के लिए। अब इसमें पार्लियामेंट बाय लॉ रेगुलेट रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो अपॉइंट किए जा रहे हैं सेक्रेटरीट स्टाफ के लिए आइदर हाउस। कोई लॉ जो है ऐसा पास नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई ऐसा लॉ पास नहीं हुआ है कि कैसे किस किस को लिया जाए। अलाउ क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें 187 अगर हम देखते हैं तो सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर उसके बारे में बात करता है। पार्लियामेंट सेक्रेटरीट है, बोथ द हाउसेस, एग्जिस्टेंस 1952 में ही इसको बनाया गया था, तभी एग्जिस्टेंस में आया था ये, और उसके नाम जो है वो चेंज करते गए बार बार। तो यही चीज़ इसमें हमें देखने को मिलती है। बाकी कुछ खास जो है इसमें से आपको एग्ज़ाम के लिए लेने लायक नहीं है, बाकी अगर आपको पढ़ना है तो इसमें से आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। फंक्शंस जो क्या है सेक्रेटरीट का, असिस्ट करता है ये पार्लियामेंट हाउसेस में जो भी चीज़ें होती है, आप देखते होंगे ना वहाँ पर जो लाया जा रहा है, जो दिया जा रहा है चीज़ों को, मतलब जो असिस्टेंस होता है पार्लियामेंट में, वो सब करने का काम जो है सेक्रेटरीट ये करता है। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस, सर्विस वेरियस पार्लियामेंट्री कमिटीज़, सेक्रेटरी जनरल, एड एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर, फंक्शंस जो होते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड डे टू डे प्रोसीडिंग्स का वो पब्लिश करना, प्रिपेयर करना, रिसर्च एंड रेफरेंस मटेरियल जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर करना, ये सब कुछ सेक्रेटरीट का काम होता है। स्ट्रक्चर हम देखते हैं, लोकसभा सेक्रेटरीट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, अल्टीमेट गाइडेंस कंट्रोल ओवर द सेक्रेटरीट, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है सेक्रेटरी जनरल होता है। एंड यहाँ पर रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस जो है ये लोकसभा सेक्रेटरीट रिक्रूटमेंट रूल के तहत किया जाता है। यहाँ पर राज्यसभा में चेयरमैन जो है वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी जनरल ही होता है, ये भी राज्यसभा का जो रूल है उसके तहत किया जाता है। बाकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो कैबिनेट सेक्रेटरी है, न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी जो उसका अपॉइंटमेंट हुआ है विद 2 ईयर टेन्योर स्टार्टिंग फ्रॉम 24। कैबिनेट सेक्रेटरी अगर हम देखते हैं तो बाय ACC ये अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ जो कैबिनेट है उसके द्वारा किया जाता है, सीनियरिटी के बेसिस पे, ठीक है, सीनियरिटी के बेसिस पे होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी रूल्स है उसके मुताबिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन करने की वो सब कुछ उसके ताबे में होती है।
इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, डिफरेंसेस अगर है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में कोई डिफरेंसेस है उसको एलिमिनेट करना, ये सारा काम जो है वो बेसिकली इसका होता है। और जो कैबिनेट सेक्रेटरी है एक्स ऑफिस चेयरमैन भी होता है सिविल सर्विस बोर्ड का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिविल सर्विस बोर्ड का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी बेसिकली होता कौन है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट एड्रेस जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर किया है 18th लोकसभा के लिए, क्योंकि अभी नई लोकसभा आई है तो उसमें भी जॉइंट स्टेटमेंट दिया जाता है। तो आर्टिकल 86 जो है वो अलाउ करता है प्रेसिडेंट को कि वो दोनों ही हाउसेस को एक साथ बेसिकली एड्रेस करे। और प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करता है प्रोवाइड टू इंस्टेंस प्रेसिडेंट स्पेसिफिकली एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर। फर्स्ट सेशन जो होता है हर जनरल इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन हो गए, सरकार बन गई लोकसभा में, फर्स्ट सिटिंग जो वो करेंगे तब राष्ट्रपति एड्रेस करते हैं। और फर्स्ट सेशन जो होता है हर साल का, हर साल के फर्स्ट सेशन में तब भी वो एड्रेस करते हैं। तो दो टाइम पे कब करते हैं ये आपको पता रहना चाहिए। ओरिजिनली आर्टिकल 87(1) जो है रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट बोथ द हाउसेस ऑफ एवरी सेशन, हर सेशन में, जैसे साल में कई सारे सेशंस होते हैं, मोस्टली 3 सेशंस होते हैं, हर सेशन में करना चाहिए, लेकिन वो अब निकाल दिया गया। अमेंडेड फर्स्ट अमेंडमेंट जो है उसने ये प्रोविजन हटा दिया। ओथ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर ओथ जो है आर्टिकल 99 डील करता है ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ एमपीज, ये प्रेसिडेंट जो है उनके द्वारा लिया जाता है। ये ओथ जो है 3rd शेड्यूल में बताया गया है, हमारे अलग अलग जो शेड्यूल है संविधान के, तो 3rd शेड्यूल जो है उसमें बताया गया है क्या शपथ लेनी है। और इंडिविजुअल कैन बिकम मिनिस्टर विदाउट बीइंग इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट, है ना, टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग हाउस विदाउट having the power to vote. Oath can be subscribed in English or any other in 22 languages. 22 लैंग्वेज जो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, कौन से स्केड्यूल में दी गई है, स्केड्यूल का नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कौन से स्केड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में जिक्र किया गया है। और ये जो लैंग्वेजेस है प्लस, क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं है, प्लस इंग्लिश, तो किसी भी इसमें आप ओथ जो है वो ले सकते हो। अब जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।